लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी हैं हमारे साथ, पूर्व डीजीएमओ अजय शुक्ला हैं, सामरिक मामलों के जानकार जावेद नकवी साहब हैं, डॉन में आपने एक दूसरे सांस्कृतिक पहलू के साथ गुजराती एंगल से लेख लिखा है, दिलचस्प है। विनोद शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। सी उदय भास्कर साहब हैं, रक्षा मामलों के जानकार। भास्कर साहब, आपसे ही मैं पहला सवाल कर रहा हूं कि क्या ऐसी नई बात हुई जो पहले की बातों से अलग है, और क्या ऐसी बात नहीं हुई जो होती तो लगता कि हां कुछ बात हुई है? साहब, नई बात जो हुई है वो शायद प्रधानमंत्री मोदी के जो व्यक्तिगत लक्षण हैं और जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री के पद स्वीकार करने से पहले ही उन्होंने जो आमंत्रित किया था सार्क के जितने भी नेताओं को, और जिस प्रकार से वो सब लोग दिल्ली में आए थे कल राष्ट्रपति भवन में, मैं कहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा पहल किया था जिसमें राजनीतिक पहलू भी है और कूटनीतिक पहलू भी है, और उन्होंने पूरा जो सार्क का ढांचा है उसमें एक प्रकार का नया जान उन्होंने डाल दिया है। और साथ साथ ये बात सही है कि जितना भी उन्होंने कोशिश किया ये कहने के लिए कि ये जो इनविटेशन है ये सार्क के दायरे में है, और ये प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब का यहाँ दिल्ली आना किसी प्रकार का द्विपक्षी या इसमें बायलैटरल जो है कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ नहीं देखना चाहिए। परंतु आज के मुलाकात के बाद मैं एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से यही कहूंगा कि जो मसले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में वो वहीं के वहीं हैं, बड़े जटिल है, और इतना तुरंत ना कोई ब्रेक थ्रू होगा, ना किसी प्रकार की सहमति बन सकती है। परंतु मोदी साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ अपने बातचीत में शायद ये साबित किया है कि आगे जो भी पटरी होगा उसमें उनका व्यक्तिगत भूमिका होगा, एक पॉलिटिकल डायरेक्शन होगा, और हमको शायद जरूरत से ज्यादा इसमें उम्मीदें नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मुझे अभी आज जब इतनी बातचीत हो रही थी ये याद आया कि आज जो है मई 27 तारीख ये पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का देहांत का 50वां सालगिरह है, और यदि आप भारत पाकिस्तान के बीच में जो जटिल मुद्दे हैं उनका समीक्षा करेंगे तो उनका शुरुआत हुआ था अक्टूबर 1947 में। तो पंडित नेहरू के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं और आज मोदी साहब उस कुर्सी पे बैठे हैं, उनके लिए भी उतना ही ये जटिल हैं जितना इंदिरा गांधी जी के लिए था शिमला के समझौते के बाद। तो इसलिए माहौल जो है वो थोड़ा बेहतर हुआ है ये पर्सनल केमिस्ट्री की वजह से, और देखना है कि नवाज शरीफ साहब जब वापस पाकिस्तान जाएंगे रावलपिंडी और मुरीदके से उनका किस प्रकार का रेस्पॉन्स होगा, और भारत के साथ उनको कितना एक प्रकार का पॉलिटिकल स्पेस मिलेगा, चाहे व्यापार हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, या जो भी वो पहल करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि 99 में अटल जी के साथ उन्होंने जो आलाप किया था वो कारगिल के पहाड़ों पे वहीं के वहीं वो बैठ गया था। तो इन सब चीजों के हमें ध्यान रखना चाहिए। विनोद जी, मैं बाकी और लोगों से एक राजनीतिक बात, चूंकि उन्होंने एक बात कही कि व्यक्तिगत भूमिका होगी, और रावलपिंडी और जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं पाकिस्तान उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि वहां से असली सर्टिफिकेट मिलेगा कि कुछ होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से जो जनादेश नवाज शरीफ बात करके गए हैं कि दोनों को एक स्पष्ट जनादेश मिला है, क्या ये ताकत काफी है क्या कि इस दोनों ही नेता अगर व्यक्तिगत भूमिका होगी तो पाकिस्तान को लेकर यहाँ भी और वहां जो भारत को लेकर जो भी जनमत है जैसा भी जिस स्वरूप में है वो कितना बदला है आप लोग बेहतर जानते होंगे, उसको मोड़ सकते हैं? देखिए, मैं इस पे ज़्यादा तबसरा नहीं करता। यहाँ पर बहुत से विशेषज्ञ बैठे हैं जो नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात आर्मी के साथ हैं और आज के दिन जो उनकी रस्साकशी ISI के साथ चल रही है जियो टीवी के मसले पे, उसको अगर हम जुदा कर दे एक मिनट के लिए तो हम वस्तुस्थिति हमारे सामने क्या है कि नरेंद्र मोदी ने अपने इमीडिएट पास से ब्रेक करके उससे जुदा होकर, हालांकि ये एक जामा पहनाया जा रहा है कि सब सार्क के लोगों को बुलाया गया, लेकिन जो भी सार्क का नेता यहाँ पर आया है वो अपने निहित स्वार्थ को लेके आया है। हमको इस बात को समझ लेना चाहिए। कोई भी नरेंद्र मोदी साहब की इनॉग्रेशन को नेल्सन मंडेला की इनॉग्रेशन समझ के नहीं आया है।
हर कोई अपने निहित स्वार्थ के चलते आया है। राजपक्षा को अपना पॉलिटिकल आइसोलेशन तोड़ने का एक अच्छा मौका मिला। वो मौका नरेंद्र मोदी ने भी दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया, इसीलिए वो आए हैं। उसी तरह से नेपाल का जो नुमाइंदे यहाँ पर आए, उनको तो आना ही था। भारत और नेपाल के ताल्लुकात जो हैं उसमें हमारी जो उनकी मदद रहती है, उनकी बजट में हमारी जो कंट्रीब्यूशन रहती है, उसको छोड़ दीजिए। उसी तरह से बांग्लादेश से हमारे 2 पेंडिंग मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कार्यकाल में, पिछली सरकार के कार्यकाल में पूरे नहीं होने दिए। उनका अपनी राय थी उसके बारे में, और वो ऑनक्लेव्स का मसला है और तीस्ता अकॉर्ड का मसला है। उसी तरह से अगर आप देखें मालदीव्स को, तो मालदीव्स गिरता पड़ता एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे चल रहा है। तो हर कोई अपने निहित स्वार्थ से यहाँ पर आया है और उनको यहाँ से कुछ ले जाना था। एक जो कॉमन चीज़ थी इन सब गेस्ट में जो आए यहाँ पर, वो ये थे कि वो ये चेक करना चाहते कि मोदी साहब का व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि उनको उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और मोदी साहब बावजूद इसके कि हमारे देश में काफ़ी प्रचलित हो गए और काफ़ी पॉपुलर हो गए, भारत के बाहर उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ये डिप्लोमेसी में होता है। अब आते हैं हम नवाज शरीफ पर। देखिए, नवाज शरीफ ने अपने हिसाब से एक साहसपूर्ण कदम उठाया है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक साहसपूर्ण कदम उठाया, उनको बुला के उठाया। हमको इसलिए ये लेवल प्ले फील्ड पे दोनों को रखना चाहिए। दोनों ने एक ऐसा काम किया है जो कि उनसे अपेक्षा नहीं की जाती थी। नरेंद्र मोदी ने अपने हिसाब से इसलिए किया है कि नरेंद्र मोदी अगर आज बात नहीं करते और 6 महीने बाद अगर बात करते तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में करते। उन्होंने उस स्थिति से अपने आप से निजात पा लिया है कि उन्होंने स्वयं से रीच आउट किया और एक बड़े संदर्भ में रीच आउट किया। उसमें ज़्यादा उनको परेशानी नहीं उठानी पड़ी, एम्बैरेसमेंट नहीं उठानी पड़ी, और वो आए यहाँ पर। अब दोनों की बातचीत हुई। सबसे कमाल की चीज़ जो हुई है वो ये है कि हमारी तरफ से सुजाता सिंह ने ब्रीफ किया और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट पड़ी वो नवाज शरीफ ने स्वयं पढ़ी। ये कमाल की चीज क्यों कही आप? इसलिए कमाल की कायदे चीज़ से है। दोनों को पढ़ना चाहिए था। अरे उनके साथ उनके सरताज अजीज थे, उनसे पढ़वा देते, फातिमी साहब से उनसे पढ़वा देते, लेकिन उन्होंने स्वयं पढ़ी। ये मैसेज नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी साहब को रीड करना चाहिए। देखिए, इस डिप्लोमेसी में और जिस तरह की हमारी कनिष्ठ रिलेशनशिप है, उसमें ये मैसेजेस होते हैं जो हमको एक दूसरे को उनको रीड करना चाहिए कि वो आदमी अपना पर्सनल जो इज्जत है, अपनी पॉलिटिकल जो उसकी निधि है, उसको स्टेक पे लगा रहा है। और वो इसलिए लगा रहा है कि उसने वही वायदे करके इलेक्शन जीता है जो वायदे करके नरेंद्र मोदी ने जीता है। ये दोनों राइट विंगर्स हैं। ये दोनों, इन पे आरोप लगते हैं कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और चूंकि राइट विंगर्स हैं और फ्रिंज एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और चूंकि प्रो बिजनेस है दोनों, तो एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है इन दोनों में। अब इस पे कितना वो बिल्ड कर सकते हैं ये तो पता चलेगा भविष्य में, लेकिन मैं समझता हूं नहीं मालूम था कि ये बहुत दूर अच्छी करने का जादू नरेंद्र मोदी का मैं बहुत भारी क्रिटिक रहा हूं, लेकिन इस मुद्दे पे शायद हमको उनका साथ देना पड़ेगा और ये अच्छा कदम। पर अजय, जिस तरह से बाहर जो नवाज शरीफ पढ़ रहे थे तो कश्मीर का जिक्र नहीं किया। हालांकि जब वो लाहौर घोषणा पत्र की बात कर रहे थे तो उसमें ये अंतर्निहित है, मतलब इन्हें उसमें है ये बात शामिल कि वो कश्मीर की तरफ इशारा कर रहे होंगे, और हुर्रियत नेताओं से मुलाकात नहीं की। क्या वो ये संदेश देकर गए हैं कि बिजनेस ही अब वो एक नया रास्ता है जहां पर ये दोनों देशों को आगे बढ़ना पड़ेगा, जो भी कारोबार, बिजनेस, आर्थिक पक्ष है? ये बड़ी बात है क्या रविश? इस विजिट को और ये जो मुलाकात हुई है, इसको कश्मीर के मुद्दे के नजरिए से या सियाचिन के मुद्दे के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये बड़े उलझे हुए। क्यों गलती होगी? क्योंकि अभी तक जो भी आते थे पाकिस्तान के हुक्मरान, वो कहते थे कि कश्मीर के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, लेकिन ये जो बात नहीं कही, जो सिग्नल नरेंद्र मोदी ने भेजा है और जो सिग्नल नवाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट करने में भेजा है, वो सिग्नल ये है कि हम दोनों बातचीत कर सकते हैं, हम दोनों आपस में बिजनेस कर सकते हैं, हमारा रिश्ता जो है बिल्कुल टूट नहीं चुका है। आप समझिए, 1 साल या 6 महीने पहले भी
कोई सोच सकता था, कोई बोल सकता था कि नरेंद्र मोदी अपने पहले दिन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा? कोई बोल सकता था, कोई सोच सकता था? तो ये उन्होंने बहुत गहरी चाल चली है। और नवाज शरीफ वो ने एक साल पहले तक तो करके, बीजेपी का ही विरोध था कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, है ना? नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज स्वराज भेजा और राजनाथ सिंह गए हेमराज के यहाँ मिलने के लिए, उनके परिवार से शहीद हेमराज के यहाँ मिलने के लिए गए जी। तो वो राजनीति भी तो संदर्भ में, जैसे नवाज शरीफ जब जीत कर आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस चुनाव में कश्मीर, हिंदुस्तान या कश्मीर कोई मुद्दा नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा था। और तब उन्होंने मनमोहन सिंह को बुलाया था, तो अब वो इन्हीं सब राजनीतिक दबावों से वो नहीं गए थे। जो नरेंद्र मोदी ने संदेश भेजा है वो ना सिर्फ पाकिस्तान को है, ना सिर्फ नवाज शरीफ को है, वो अपने पार्टी को भी उन्होंने संदेश भेजा है। उन्होंने अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को संदेश भेजा है और वो उन्होंने ये संदेश भेजा है कि पाकिस्तान के साथ हमने बातचीत करनी होगी। अभी आगे किस स्पीड से, किस रफ्तार से जाते हैं, किन मुद्दों पे वो ज्यादा जोर देखते हैं, ये तो बाद की बातें हैं। पर जो आज उन्होंने मैसेज भेजा है, आपने सिर्फ उस मैसेज को देखना है और ना कि बाकी छोटे छोटे मुद्दों को। ठीक है, लेकिन फिर भी शंकर प्रसाद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सेना की भूमिका वहां, जिस तरह से भास्कर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो भी नवाज शरीफ ने अपने व्यक्तिगत रूप से जो पहल की है, देखना पड़ेगा कि वहां सेना उस पर किस तरह से मुहर लगाती है। पर एक बात निकल के आ रही है कि ये दोनों ने एक पहल उससे कहीं ज्यादा साहसिक कदम बढ़ाया है कि वो बात कर सकते हैं, भले ही वो चाहे जिस तरह की राजनीति करते रहो, राजनीति से अलग हटके कूटनीति में बात कर सकते हैं। उसी सुषमा स्वराज को, जिन्होंने इस तरह का बयान दिया था, आज उनका पहला ही काम था नवाज शरीफ को एक तरह से फेस करना और इस बातचीत को सकारात्मक रूप से अंजाम देना। आपको लगता है कि कश्मीर पर जिक्र ना करना, मतलब ठीक है कि आज एक औपचारिकता का भी उसमें एक भाव है, ये एक साधारण सी बात है। मुझे तो कई बार लगा कि ये बड़ी बात है कि वो हुर्रियत नेताओं से नहीं मिलकर जा रहे हैं, या वो फिर कश्मीर की बात को एक शर्त के रूप में रखकर नहीं जा रहे हैं। जी, इसके कई एक पहलू हैं। सबसे पहला तो ये कि आप देखिए कि दोनों देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 2 दिनों में जो भी किया वो बिल्कुल कॉपी बुक और सही किया। हमारे प्रधानमंत्री राजघाट गए, उसके बाद उन्होंने शपथ ग्रहण की इस प्रकार से, सार्क देशों के हेड्स ऑफ स्टेट को बुलाया, हमारे राष्ट्रपति ने उनके लिए एक भोजन किया और आज एक अच्छी खासी मीटिंग हुई। उधर नवाज शरीफ साहब अच्छी तरह से मीटिंग उसमें आए, स्वेरिंग इन सेरेमनी में आए, उसके बाद आज सुबह नमाज पढ़ने गए और उसके बाद प्रधानमंत्री से बातचीत की। उन्होंने राष्ट्रपति के यहाँ कॉल ऑन किया, उन्होंने वाजपेयी साहब से कॉल ऑन किया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये सब बातें बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन जो मूल बात है, जो मेन चीज है, वो आज की बातचीत के ऊपर है। जो 40-50 मिनट की बातचीत हुई है, उसमें क्या बातचीत हुई है, वो मेन चीज है। अब उसको देखने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें देखनी है कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने क्या बयान दिया और नवाज शरीफ ने क्या बयान दिया। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का अगर आप ध्यान से सुने तो उन्होंने कहा है कि बातचीत को बढ़ाने के लिए टेरर को बंद करना होगा, 26/11 को आगे बढ़ाना होगा, ये टेरर मशीनरी जो चल रही है इसको बंद करना होगा। और बातचीत के विषय में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, अगर आप ध्यान से सुने, कि बातचीत होगी लेकिन एम्बेसडर लेवल पे होगी, कि किस लेवल पे होगी, कि सेक्रेटरी लेवल पे होगी, कि मुलाकात होगी। और उधर से उन्होंने कहा है कि बातचीत होगी। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि आतंकवाद की बात को हमने सामने रखा है, लेकिन नवाज शरीफ ने अपने बयान में ये कहीं नहीं कहा कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा ने कहा है, उन्होंने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने ना कश्मीर के बारे में जिक्र किया। तो इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री ने एक रणनीति दिखाई है, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ी अच्छी चीज उन्होंने करके दिखा दी, जो मैं समझता हूं सारे वर्ल्ड देख रहा होगा कि एक डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ कू कहिए या जो भी कहिए, एक बहुत अच्छी बात हुई है। उन्होंने उन्हें बुला के उनकी खातिर भी की, उनको इज्जत भी दी और उनको वो भी बता दिया जो वो बताना चाहते थे कि आप इस टेरर को बंद करें, इस टेरर के बंद करने के बिना ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। और उधर से उन्होंने ये कहा नहीं कि हम कश्मीर का भी मुद्दा उठाएंगे और ये सब बातें नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि दोनों देशों ने इस समय इस इवेंट का एक बहुत अच्छा फायदा उठाया है। भारत के लिए पहले दिन ही एक फॉरेन पॉलिसी की पॉलिसी सामने
आ गई है और उधर पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और दोनों तरफ से बयान अच्छे आए ठीक है। हैं। दोनों तरफ से बयान वो आए जी। हैं जो दोनों देशों को एक्सेप्टेबल है। पर जावेद साहब, इसमें मेरी तरफ से एक और अच्छी बात है कि बिरयानी बदनाम नहीं हुई। नहीं, ये कह रहे थे कि मैं चुनावी रैलियों में काफी बिरयानी को बदनाम होते देख के मुझे बहुत तकलीफ होती जी थी। जी जी कहते थे हमने कि इतना बड़ा मुल्क है, किसी को बिरयानी खिलाई दी तो क्या फर्क पड़ता था, लेकिन ठीक है, उसका हमने हिसाब किया कि हमने किसी को बिरयानी खिलाई। अब ये देखना है कि मोदी जी ने क्या खिलाया नवाज शरीफ साहब को। लेकिन वो कहता है कि वो गरीब दिल को सबक मिले कि खुशी के नाम से डर गया। कभी तुमने हंस के जो बात की तो हमारा चेहरा उतर गया। इतने घबराए हुए हम अपने पास से, अपने एक्सपीरियंस से, कि अच्छी खबर भी हमको पचती नहीं है, क्योंकि कहीं इसमें कहीं धोखा ना हो जाए। और सच्ची बात यह है कि हम लोग, अगर अच्छा होगा कि अपने लीडरों को एग्जैजरेट करके उनकी छवियां बनाना बंद कर दें। चाहे वो वाजपेयी जी का जमाना हो, नेहरू जी को तो हम आड़े हाथों ले लेते हैं कि साहब सन 62 में ये हुआ है, लेकिन जहां वाजपेयी जी का नाम आता है, अरे साहब उनसे ज्यादा तो कोई ज़हीन था नहीं। लेकिन अगर आप देखें लाहौर की क्या मजबूरियां थी, क्यों एकदम से जो कोलंबो में मिले थे उससे पहले जीरो समिट थी नवाज शरीफ के साथ, क्या वजह थी कि साहब एकदम से लाहौर हो गया। ठीक है। लिहाजा उसके बाद कारगिल हुआ, आप रूठ गए, आपने एक अजीबोगरीब जंग का माहौल कायम कर दिया दोनों तरफ से। फिर आप रूठ गए कि साहब वहां पे कू हो गया है, हम बात नहीं करेंगे। फिर आप सबसे पहले आदमी बने कि उन्होंने मुशर्रफ साहब को समझाया। इसी दौरान हमने जहाज में बैठा के भेज दिया आतंकवादियों को कंधार। ये कौन सी दयानतदारी है? उसमें से एक आदमी ने जाके डैनियल पर्ल को मार उसे दिया। अतीत के छोड़ दिया है ना। अब देखिए, राजनीति में रहे चाहे दोनों तरफ से कह लें, लेकिन आप आते ही अगर पहले दिन आप अपने अतीत से अगर संबंध तोड़ते हैं, हाँ। तो वो कोई छोटी बात नहीं होगी उनके लिए भी। मैं ये समझता हूं कि क्योंकि ऐसी चीजें हुई हैं। 2004 में आखिरी बार वाजपेयी जी गए इस्लामाबाद, और क्या था वहां का बहुत बड़ा मुआहदा करके आए कि आज से आप आतंकवाद अपनी जमीन से नहीं करेंगे। क्या हुआ उसके बाद? बंबई हुआ और तमाम चीजें हुई। तो मैं समझता हूं कि ये बिरयानी वाली बात एक तरफ, और ये जो बुलाया है इसमें मैं दूसरा पहलू देखना चाहूंगा कि जिस चीज से ये इनकार कर रहे थे बीजेपी वाले कि टेररिज्म को मनमोहन सिंह कह रहे थे, शिवशंकर मेनन कह रहे थे, तमाम लोग कह रहे थे कि भाई इसको अलग कर देना चाहिए। वजह उसकी ये है डायलॉग से, क्योंकि पाकिस्तान खुद, हालांकि पहले वो फैलाता था, खुद शिकार हो गया। उनके 40 फौजियों के सर काट के ले गए। अभी हमारे यहाँ मंजरे आम पे बात नहीं आई है, एक हफ्ता 10 दिन हुए उस पे। हमको तो ये है कि हिंदुस्तानियों के सर काट ले जाते हैं तो लिहाजा हम बात बंद कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के फौजियों के 40 लोगों के सरहद पे तालिबान ने सर काटे और हमारे यहाँ उस पर चू तक नहीं हुई, तो लिहाजा हम इनसेंसिटिव हैं कहीं कि उनकी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम क्या है। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी चीज हुई है कि हेराट हुआ। हेराट के बाद भी हमने बुलाया। हेराट से इशारा ये था कि आप लोग बात ना कीजिए, लेकिन उसके बावजूद तुम समझते अमली तौर पे हमने उस बात को माना कि आतंकवाद से हम घबराएंगे नहीं, हम बातचीत का सिलसिला तोड़ेंगे नहीं। मुझे ये सिग्नल इसमें दिखाई पर अजय, इसमें आपको ये भी सिग्नल दिख रहा है कि जो बात पहले ये हो रही थी कि जब तक आतंकवाद पर पाकिस्तान कुछ ऐसा करते हुए ना दिखे तब तक बातचीत को आगे ना बढ़ाया जाए। नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को भी न्योत गए हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, और खासकर जब उन्होंने उनकी जीत के बाद उन्होंने फोन करके खुद बधाई भी दी थी और निमंत्रण भी दिया था कि आप हमारे यहाँ आइए। क्या मोदी को जाना चाहिए, या इस तरह की शर्तें रखनी चाहिए कि ट्रायल का फैसला आएगा, हाफिज सईद को वापस लाइए, मुंबई हमलों में इंसाफ मिलना चाहिए? देखिए, या जो नकवी साहब कह रहे थे कि टेरर के मामले को अलग रखा जाए, बातचीत के मामले को अलग रखा जाए। टेरर और बातचीत का लिंकेज जो है नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अभी किसी भी मतलब कोई रैशनल एक्सपेक्टेशन अगर लगाया जाए उनके, तो वो टेरर को कंट्रोल करने के काबिल इस वक्त नहीं है। वो खुद इतने बुरी तरह पीड़ित हैं टेरर से कि वो हिंदुस्तान को क्या बचाएंगे, वो अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। अभी वो टेरर उनको खाया जा रहा है। जो मोदी साहब ने कदम उठाया है वो तो उन्होंने साफ दिखा दिया कि हम बातचीत करेंगे, हम जाएंगे, हम डायलॉग को जारी रखेंगे। जैसे जावेद साहब ने अभी बताया है कि हेरात का सिग्नल जो आया हुआ है वो ये है कि टेरर जो अगर आप डायलॉग को तोड़ना भी चाहें टेरर के जरिए तो हम नहीं तोड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे जितना भी बड़ा टेरर अटैक हो
हिंदुस्तान या भारत ने अपना डायलॉग बरकरार रखना है। ये नहीं हो सकता है। कुछ हद तक टेरर जो है बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ एक ऐसा सीमा है, एक ऐसा लेवल है, जब वो पार हो जाए, जैसे कि मुंबई जैसा अटैक हो जाए, तो भारत का कोई भी प्रधानमंत्री मामले को आगे नहीं ले जा सकता है। तो ये जो है एक किस्म से कैलिब्रेट करना होगा, डायलॉग को देखना होगा, दोनों ने एक साथ काम करना होगा, दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने काम करना होगा। अभी ये सारे सिग्नल्स पाकिस्तान से आना शुरू हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान अभी स्वीकार करने के लिए तैयार है। भास्कर साहब, ये आपको इसमें एक सकारात्मक पक्ष नहीं दिखा कि हम सिर्फ नरेंद्र मोदी पर फोकस कर रहे हैं? आवाम पर भी, हिंदुस्तान की आवाम पर भी फोकस करना चाहिए कि किसी ने कोई खास विरोध नहीं किया कि आप क्यों बात कर रहे हैं। जनता की भी एक तरह से उसमें सहमति थी कि उन्होंने, जबकि वो खुद अपने मंचों से भी इस तरह के भाषण देते थे, जब उन्होंने ये पहल कदम बढ़ाया तो जनता की भी उसमें एक स्वीकृति नजर आई कि हाँ ठीक है, आप ये कीजिए और हम इसका स्वागत करते हैं। तो ये एक मुफीद माहौल नहीं है कि इसी वक्त कुछ और नया और कुछ और बड़ा किया जाए जो पहले अतीत में नहीं किया जा सका है। इस मुलाकात से आगे बढ़कर और जल्दी। रवि साहब, ये बात सही है कि जहां तक भारत के जो नागरिक है, जो यहां का आवाम है, आमतौर पे मैं कहूंगा कि वो पाकिस्तान के साथ एक प्रकार का सकारात्मक और शांतिपूर्ण रिश्ता बनाना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान के साथ अगर आप तुलना करेंगे, वहां पे एक प्रकार का खास एस्टैब्लिशमेंट में, फौज में और ऐसे कुछ संस्थानों में भारत के खिलाफ और खास हिंदू धर्म को लेके एक प्रकार का उन्होंने वहां पे एक मुख्य धारा बनाया है और उसके बावजूद या उसके आधारित कई प्रकार के भावनाओं को उन्होंने वहां उत्तेजित किया है। तो यहां भारत में पाकिस्तान के साथ, मैं कहूंगा अटल जी के जमाने से लेके आज तक, आपको याद होगा जब बस यात्रा हुआ था, भारत के अंदर कितना उस वक्त उत्साह और आशा पैदा हुआ था। इतना कि आपको याद होगा देवानंद साहब भी चले गए थे उस बस के ऊपर और तरह तरह की टिप्पणियां आई थी। पर मैं यही कहूंगा एक विश्लेषक होते हुए कि आशा यहां पे जितना भी हो, उम्मीदें जितने भी हैं, भारत के लिए एक प्रकार का लक्ष्मण रेखा है। अजय साहब ने अभी बात किया था इसके बारे में, उन्होंने सीमा की बात की जहां तक दहशतगर्दी है। मैं उनसे एक चीज पे सहमत नहीं हूं कि इस वक्त जहां तक मेरा समझ है, पाकिस्तान की जो फौज है, खास उनकी स्थल सेना और उनकी जो खुफिया एजेंसीज हैं, हालांकि ये बात सही है कि वो पीड़ित हो रहे हैं दहशतगर्दी से, और जावेद साहब ने ये कहा कि 40 वहां के उनके फौजियों के जो है सर उन्होंने काट दिया है, ये सब सच है। परंतु सांस्थानिक रूप से जिस प्रकार से पाकिस्तान के फौज ने इनको पाला है, इन गुटों को, इसलिए मैंने रावलपिंडी और मुरीद के की मैंने बात किया था, उसका संबंध का मैंने बात उठाया था। मैं समझता हूं कि भारत के तरफ से हम यही चाहते हैं, हम ये मानते हैं, ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त काफी उथल है। तहरीक तालिबान जो है, कई लोगों को उसने शिकार बनाया है। ये पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या है। पर साथ साथ जिस प्रकार से पाकिस्तान के फौज ने इन गुटों को, चाहे वो लश्कर हो या अफगानिस्तान के संदर्भ में हक्कानी वाला ग्रुप हो, ये बात आमतौर पे चाहे विश्लेषक हो या खुफिया एजेंसी के जो योजक हैं, सब मानते हैं कि ये लिंकेज है। मैं केवल भारत के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं। अभी जो सार्क के लीडर आए हैं, कारजाई साहब का आप जो भी बयान है या हेरात के बारे में जो आया है, ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत चिंताजनक बात है। तो इसलिए ठीक है, भारत के तरफ से हालांकि आवाम का समर्थन हो, हमको एकाध ऐसे, मैं कहूंगा बिंदु है या कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर मोदी साहब को भी ध्यान देना होगा, ताकि ये वाजपेयी जी की भी नीति थी कि शांति और शक्ति दोनों पटरियों के ऊपर हम आगे बढ़ सके। इस बीच में 10 साल में भी कोई नीति रही होगी, मतलब 99 से लेकर अभी। ब्रेक में जाने से पहले पिछले साल जब वहां पाकिस्तान में हिंदुओं का मामला उठ रहा था, तो बहुत सारे दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ से SMS आते थे और आलोचना की जगह गालियां पड़ती थी कि आप हिंदुओं का मसला नहीं उठाते थे, और कई चर्चा हमने की भी है। आज एक SMS आया कि जब ये सारी बातचीत होती है, मुझे मालूम नहीं कि इस डेकोरम में वो सवाल उचित है कि नहीं, लेकिन मैं पूछता हूं कि फिर वैसी बातचीत में जैसे आतंकवाद पे कार्रवाई तेज हो,
तो पाकिस्तान में हिंदुओं की का भी ठीक से ख्याल रखा जाए, ये सब मसला क्यों नहीं सामने आता है? ये इतिहास हमको नहीं खोलना चाहिए। आप ही के इसी स्टूडियो में एक बार वीएचपी के एक प्रमुख प्रवक्ता यहाँ थे, मेरे बगल में बैठे थे, और उन्होंने कहा कि वहाँ जो हिंदू तसिद है उनको हम क्यों नहीं अपने देश में पनाह दे देते, और ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये बात लिखी हुई है। इस इतिहास को हम ना खोलें, क्योंकि फिर यहाँ से जो पलायन होना शुरू होगा उसके चलते आप अंततोगत्वा कहाँ खड़े होंगे। देखिए आप नहीं, लेकिन फिर भी भारत है, अगर राजनीतिक रूप से करते हैं, देखिए तो बात करने में क्या दिक्कत है? भारत वो मुल्क है, बात करने में क्या दिक्कत? भारत वो मुल्क है जो हर किसी त्रसित व्यक्ति को पनाह देता है। हमारे यहाँ अफगान रहते हैं, हमारे यहाँ इराकी रहते हैं, हमारे यहाँ नाइजीरियंस रहते हैं, हमारे यहाँ ईरान के लोग रहते हैं, हम फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। देखिए भारत की जो गरिमा है, उसका जो बैंडविड्थ है, उसको आप छोटा मत कीजिए। ठीक है, और देखिए हम हिंदुओं को भी एक्सेप्ट करेंगे जहां सही जेन्युइन केस होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस पे हमारे कमोडोर साहब टिप्पणी करें कि ये जो नीति है कि भाई जहां जहां हिंदू बेचारा मुसीबत में होगा वो यहाँ आके रह सकता है, इसके जो इम्प्लीकेशंस और इसके परिणाम होने वाले हैं वो वही होंगे जो जिन्ना साहब की ड्रीम थी। ठीक है, कम से कम उनकी मुझे ब्रेक लेना साहब मैंने बिल्कुल नहीं उठाया, माफ कीजिए रवीश जी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। आपने नहीं आपने नहीं कहा, आप स्पष्ट टिप्पणी चाह रहा हूं, ये आपकी टिप्पणी चाहते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद ये एक और बात है कि ये इसमें विडंबना नजर आती है कि हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं ताकि हम गरीबी को दूर कर सकें और विकास कर सकें। दूसरी तरफ हम ये भी बात करते हैं कि डिफेंस का बजट बढ़ा दिया जाए। जितनी पढ़ाई मैंने की है वो शायद मेरी पढ़ाई गलत होगी। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आएंगे तो जो सवाल छूट कर गया था वहां पे लौट कर आएंगे।